हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 22 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, हिंदी का वायरल पेपर लेकर आइए, उसको सॉल्व कराइए। तो आज हम आपके कमेंट को यहां पे लेकर आए हैं और क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 22 फरवरी को ऐसे ही हिंदी का पेपर आएगा और ये सारे पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं इसमें से सभी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 99% क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो अगर आपका भी टारगेट है कि अब की बार हिंदी में 99 पार, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। पूरे पेपर के सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा, यानी कि पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, YouTube पर पहली बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का पेपर और सॉल्व करते हैं इस पूरे 100 नंबर के पेपर को। देखिए पेपर कुछ ऐसे होगा, हिंदी अनुक्रमांक आपका, इधर रोल नंबर लिखना होगा, इधर नाम, इधर आपका पेपर कोड रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे और जो आपका हिंदी का पेपर है 2 खंड में होता है, खंड का, खंड खा। खंड का में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी को, और खंड काव्य रहता है। तो देखिए निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में हैं सबको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर एक वायरल पेपर है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन इस बार लिए जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 10 नंबर के, 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य और 5 नंबर का हिंदी पद्य साहित्य। देखिए फर्स्ट का है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। इसमें से कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु युग की नहीं है? सरस्वती पत्रिका, ये भारतेंदु युग की नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, जिसको जिसको पता हो आंसर तुरंत कमेंट करके बता दो, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको आंसर बता देना है। दूसरा देखो, खा, निम्न में हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह, इसमें से कौन सा निबंध हरिशंकर प्रसाई जी का है? तो तब की बात और थी, ये निबंध हरिशंकर प्रसाई जी का। गा देखो, द्विवेदी युग और छायावादी दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं, यानी कि इसमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया? तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होगा, गुलाब राय। गुलाब राय जी ने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया है। घा देखिए, अशोक के फूल निबंध है। अशोक का फूल कैसा निबंध है भैया? ये ललित निबंध है, आपके 12th में दिया गया है। अंगा नंबर, रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये किस विधा की रचना है? बताइए रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस विधा की है? तो ये एक रिपोर्ट ताज है। तो आपका 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य का हो चुका है, 5 नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा ये हिंदी पद्य साहित्य से। देखो, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तार सप्तक का प्रकाशित हुआ, तार सप्तक में ता और रा है और 43 में भी ता और रा होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। खा देखो, वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? वीर गाथा काल, सीधा सीधा वीरता का वर्णन किया गया। वीर गाथा काल यानी कि युद्धों का सजीव चित्रण। भाई युद्ध करने के लिए आदमी वीर होना चाहिए, ठीक है, वही जीतेगा। गा देखो, रीत मुक्त काव्य के रचनाकार है। इसमें से कौन से रचनाकार हैं जो रीत मुक्त काव्य के रचनाकार हैं? घनानंद जी, ठीक है। घा देखो, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग, सेकंड ऑप्शन सही। अंगा नंबर, निम्न में जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, इसमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? चित्राधार जो है ये इन्हीं की रचना है। तो ये आपके काखा गाघा अंगा 5 क्वेश्चन इसके भी हो गए। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 10 के 10 हमने देखे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हिंदी का गद्यांश है। देखो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर आपको मिलेगा भैया, ये बहुत इजी होता है, मैं इसको हलवा समझता हूं। क्यों? क्योंकि आपको गद्यांश दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ और पांचों का आंसर इसी गद्यांश में रहेगा। क्या है? कुछ नहीं है। देखो पढ़िए पहले गद्यांश को। वैसे 2 गद्यांश रहेंगे, एक नीचे भी रहेगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आता हो वो आप करेंगे, ठीक है। देखो, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण किया गया है, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। देखो, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। किस पाठ का है? जन, राष्ट्र, इसका वर्णन किया गया। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो लिख दो पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर संदर्भ लिख दो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप निबंध से अवतरित है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यहां से लेकर यहां तक अपनी भाषा में व्याख्या करना है, जो आपको अच्छा लगे, थोड़ा इसी से रिलेटेड आपको लिख देना है। किताबी भाषा रटकर नहीं जाना है, जैसा आपको उचित लगे उस तरह से लिखना है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा सा लाइन बढ़ा के अच्छे से लिख दीजिएगा। तीसरा, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? जन का प्रवाह क्या होता है? तो इसमें सारी चीजें हैं। जन का प्रवाह अनंत है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम प्राप्त किया है। ठीक है। चौथा, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो देखो लिखा है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अजर अमर है। ठीक है। आगे देखिए, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। यही लिखना है। क्वेश्चन था, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो नई उठती लहरों के समान वो आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। पांचवा, उत्थानों के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो यहां पे लिखा है, देखो, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होगा। तो कर्म और श्रम के द्वारा ही सब कुछ होगा। बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। कर्म ही पूजा है। कर्म करते रहो, फल जरूर मिलेगा। श्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। यही लिखना है। अथवा लगा है, नहीं पता तो ये करो। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ये हमारे चैप्टर किस चैप्टर से? अशोक के फूल चैप्टर से। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, हो गया। चौथा क्वेश्चन, इसका आप लोग खुद इसको कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसमें है क्या? वही सारी चीजें इसमें भी है। आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है भैया? आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, सभी लोग आए, तभी तो इसका निर्माण हुआ। चौथा, पांचवा, आर्य, शक, हूण कहां से आए? तो देखो यहां पे लिखा है, असुर आए, आर्य आए, सब कहां से आए, कितनी मानव जातियां यहाँ आई और भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। ठीक है, समझ में आया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा देखो, ये पद्यांश है भैया, 10 नंबर का ये भी रहेगा। इसमें पद्यांश दिया जाएगा। ये देखो पद्यांश है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। आंसर तो ले जाओ। देखो ध्यान देना, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं मैं। क्वेश्चन देखो, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला, उसे ही धीरे धीरे समल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। मतलब राधा जी पवन से क्या कह रहे हैं? ये पवन दूती का पाठ से है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इसमें कृष्ण जी जो है मधुवन चले गए, मथुरा चले गए हैं, और राधा जी उनके विरह में पागल हो रही हैं। तो वो सोचती हैं कि पवन से संदेशा भिजवाया जाए। तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यानी कि कह रहे राधा पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे, मलिन लतिका का मतलब मुरझाई हुई लता, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, तो तुम उस लतिका को श्याम के पैरों के पास लाकर गिरा देना जो मुरझाई हुई हो। ठीक है, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और उन्हें सीधे से प्रकट कर देना, बताना कि प्रीति से वंचिता हो, अपनी प्रेमी से वंचित होकर, अपनी प्रेमी से बिछड़ कर, ठीक है, उनके समझ स्पष्ट रूप से प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना, यानी कि उनकी विरह में मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझाकर सूखते जा रही हूं, ये बता देना। ठीक है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यानी कि यदि नए पेड़ों के पीले पड़ गए पत्ते, कोई पेड़ का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ला। दृग युगल का मतलब होता है जो उनकी आंखें हैं, तो तुम क्या करना, तुम हमारे प्रियतम की आंखों के सामने उसे धीरे से रख देना, धीरे धीरे समझ रखना और उन्हें यो बताना, यानी कि उनके समक्ष रख देना और उन्हें बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि अपने कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह नहीं, कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य
पीली पड़ती जा रही हूं। ठीक है, ऐसा देखो क्वेश्चन देखो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिख दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रेष्ठ कवि कौन है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा रचित पवन द्वितीय का शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, प्रिय प्रवास से लिया गया है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में। तीसरा, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लतिका को क्या करने के लिए कहती है? वो कहती है कि अगर कोई पृथ्वी पर तुम्हें सूखी या मुरझाई हुई लतिका दिखाई दे तो उसे श्याम के सामने, श्री कृष्ण जी के सामने पैरों पर लाकर गिरा देना। चौथा, सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं कि जैसे ये सूख गई है वैसे ही मैं श्री कृष्ण के विरह में निरंतर सूखती जा रही हूं। पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय यह है कि तुम पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने ले आना ताकि उनको भी लगे कि पति के समान बिछड़कर जैसे एक पत्नी पीली पड़ जाती है वैसे ही राधा जी श्री कृष्ण जी से बिछड़कर पीली पड़ती जा रही है। बस लिख देना भाई, समझ में आ गया? यही लिखना है, काम खत्म। 10 नंबर कंप्लीट। 2 नंबर हमारा ये देखो ऐसे देगा एग्जामिनर, फट फट। ठीक है, हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। अथवा लगा है, देखो नहीं पता है तो दूसरा करो। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर, सत्वर सिकता सी ससमती सीपी पर, मोती की ज्योत्सा रही बिचर जो लो पाले चढ़ी, उठा लंगर मृद मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरणी हंसिन हसी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राज भवन सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। ये किस पाठ का है? ये है नौका विहार, सुमित्रानंद पंत जी ने इसको लिखा है। ठीक है, तो इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन, आंसर दो, 5 नंबर ये लो। ठीक है, अब जीवन परिचय आता है। लेखक का जीवन परिचय, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 नंबर। 3 लेखक हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और हरिशंकर प्रसाद। देखिए यही तीनों इंपॉर्टेंट भी हैं, आप उठाकर देख लो। इन्हीं तीनों में से इस बार जीवन परिचय आएगा, ये तीनों आ सकते हैं, तो इन तीनों को याद कर लेना। इसके बाद देखिए, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द, 5 नंबर। मैंने कहा था ये पेपर वायरल पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन है भैया ज्यादातर क्वेश्चन इस बार आएंगे। ये जो जीवन परिचय है इसी में से आएगा। मैथिली शरण गुप्त जी, महादेवी, जयशंकर प्रसाद, यही तीनों जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मैथिली शरण गुप्त जी की जगह पर रामधारी सिंह दिनकर को भी पढ़ सकते हैं, बाकी यही इंपॉर्टेंट है। कहानी में देखिए यही कहानी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 80 शब्द, 5 नंबर। पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के तत्व लिखिए, मतलब सारांश लिखिए, 5 नंबर। मतलब चारों में से एक करना, चाहे आप ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे लाठी कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलाइट कहानी का सारांश लिखें, चाहे ध्रुव यात्रा, बस एक ही करना है। उसके बाद आप पठित गद्यांश आता है, 7वां क्वेश्चन, 5 नंबर का। देखो स्वापठित खंडकाव्य के खंडकाव्य है, स्वापठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो मुक्ति यज्ञ, आप में मुक्ति यज्ञ है तो इसको कीजिए। ये जिला वाइज होता है, कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया है, कुछ जिलों को अलग अलग, तो सब में अलग अलग होगा, किसी किसी में। सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त, त्यागपथी, श्रवण कुमार, जो आपके सिलेबस में है आप उसी को कीजिएगा। त्यागपथी है तो त्यागपथी में 2 ऑप्शन दिए गए अथवा लगाकर, चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए। ठीक है, श्रवण कुमार है तो श्रवण कुमार में भी दिए गए हैं। मतलब ये जिला वाइज होता है, आप किस जिले से हैं और आप में कौन सा खंड काव्य है कमेंट कर देना। तो हमारा यहाँ पे 10 नंबर का बहुविकल्पीय है, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर का और जीवन परिचय, 5 नंबर का कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 नंबर का ये पेपर हो गया। ठीक है, अब आते हैं खंड खा पे। यहाँ पे हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश पहले रहेगा। देखो 8वें का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। देखो अतीते प्रथम कल्पे जना एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम शर्वाकार परिपूर्ण पुरुष राजान कुवर्णम। ये हमारे किस चैप्टर से है? देखो ये हमारे संस्कृत गद्यांश जो है हमारा ये, ठीक है, ये किस चैप्टर से है? ये आपको भोजस्योदार्यम से है। ठीक है, ये शायद तो स्टूडेंट ये हमारे जातक कथा चैप्टर से है और उलूक जातकम, मतलब जातक कथा में उलूक जातकम और नृत्य जातकम 2 शीर्षक हैं, ये उलूक जातकम से है। ठीक है, अथवा लगा है। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश बद्धा नियत लक्ष्यांत कदापि भ्रश्यन्ति। ठीक है, ये हमारा संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से।
इसमें आपको करना क्या है, आपको संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना। जैसे देखो ये महापुरुष वाला है तो लिख दो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी संस्कृत के सुभाषित संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से अवतरित है। बस इसमें लेखक तो होते नहीं भाई, फिर इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना होगा। मैंने बताया है 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर जातक कथा, संस्कृत भाषा या महत्तम, पंचशील सिद्धांता और महामना मालवीय। ये 4 चैप्टर जो पढ़ के जाएगा ये 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पद्यांश पे आते हैं। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो 7 नंबर। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ये हमारा किस पाठ से बताओ जल्दी से, ये हमारा सुभाषित रत्नानि चैप्टर से है। और ये वाला अथवा लगाए नहीं पता है तो ये करो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, ये भी हमारा सुभाषित रत्नानि चैप्टर से ही है। तो दोनों सुभाषित रत्नानि चैप्टर से हैं, जो आपको आता है कर लो। और सुभाषित रत्नानि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे हिंदी में, ठीक है। पद्यांश इसी से आते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, ये क्या है हमारा, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो 2 नंबर। मतलब आपको 4 मुहावरे दिए गए हैं, चारों में से कोई एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। जैसे देखो आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है बहुत प्रिय होना, ठीक है। दूसरा है 9 2 11 होना। उसके बाद में देखिए घर फूंक तमाशा देखना, इसका मतलब क्या होता है अपनी ही हानि पर आनंदित होना। चौथा है लाल पीला होना, यानी कि क्रोधित होना, ठीक है। तो आपको किसी एक का वाक्य प्रयोग करना, जैसे 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। तो लिख दो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, बस हो गया। ये 2 नंबर का मुहावरा एक ही करना होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10, ये अपठित गद्यांश है। ये जो है नया टॉपिक आया है और संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन को हटा के 2024 में इसको लाया गया है 5 नंबर का, ठीक है। देखो निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको जो गद्यांश है खूब ध्यान से पढ़ना है भैया, यहां से लेकर यहां तक, और इसके नीचे इसी गद्यांश से संबंधित 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर देना है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ना रहे, कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब 3 क्वेश्चन दे दिया जाए, उसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो पहले इसको खूब ध्यान से हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी, आप लोग टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। देखो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वो काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। मतलब बाल श्रम, जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र है पढ़ने की, खेलने की, आज वो काम कर रहे हैं इधर उधर और बाल श्रम कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वाले एवं कानून भंग करने वाले को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समान्वित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में ये अभिशाप क्यों मौजूद है। आगे देखिए, जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। जिस शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है, शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है।
कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। ठीक है, तो ये बाल श्रम जो है बच्चों से नहीं करवाना चाहिए काम, इसके बारे में कहा गया। इसके नीचे 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, देखो एक एक का आंसर देते हैं। का देखो, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी, आखिर कैसा सोचते हैं लोग। देखो, फर्स्ट, बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। सेकंड, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। थर्ड, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। फोर्थ, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। तो भैया लोगों की सोच है कि बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। लोग सोचते हैं कि बाल श्रम सरकार जो है वो खत्म करे, लेकिन सरकार खुद चलकर नहीं आएगी। आप लोगों को, जनता को, अभिभावक को, सबको जागरूक होना होगा, तभी बाल श्रम जो है खत्म हो पाएगा। ऊपर दिया गया है, ठीक है, सारी चीजें दी गई है। देखो, यदि सरकार चाहे, बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, लेकिन इसको जो है सामाजिक संगठन, मालिक और अभिभावक द्वारा भी सम्मानित करना चाहिए। ठीक है, ऊपर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। फर्स्ट है, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सेकंड है, हम जागरूक बनना नहीं चाहते। थर्ड है, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। फोर्थ है, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। ये चौथा ऑप्शन सही होगा। घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं और हम उदासीन बने हुए हैं, हम शांत हैं। क्यों? क्योंकि हम संवेदन शून्य हो चुके हैं। गा देखो, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। फर्स्ट है, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। सेकंड है, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। थर्ड है, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है। फोर्थ है, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। भैया फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। अगर छोटे छोटे बच्चे काम करेंगे तो उनका बचपन जो है छिन जाएगा। ठीक, घा देखो, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। फर्स्ट है, जागरूकता का अभाव। सेकंड है, निर्धनता और भुखमरी। थर्ड है, शिक्षा का अभाव। फोर्थ है, लोगों की मनोवृत्ति। तो भैया सेकंड ऑप्शन सही होगा, निर्धनता और भुखमरी। देखो, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। बच्चों को शौक नहीं है कि वो काम करें, उन्हें अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो निर्धनता और भुखमरी के कारण बाल श्रम हो रहा है। ठीक है, अंगा नंबर, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान है। फर्स्ट है, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर करता है। सेकंड है, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। थर्ड, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। फोर्थ, बाल श्रम देश के आने वाले कल को अंधकार की ओर ले जाने लगता है। देखिए, यही ऑप्शन सही है। बाल श्रम अगर होता रहा तो एक दिन देश अंधकार की तरफ जाने लगेगा। बस 5 क्वेश्चन थे, 5 का आंसर दिया, 5 नंबर कंप्लीट। अब अथवा लगा रहेगा, एक पद्यांश दिया रहेगा। देखो, दिया है, ये आपका पद्यांश है, इसको मैं आंसर नहीं बताने वाला हूं। और इसके नीचे 5 क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे। ठीक है, इसको अगर कर लोगे तो 5 नंबर, ये भी जो आप चाहें वो कर सकते हैं। 11 पे आते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। फर्स्ट है, पुरुष परुष, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है नर और नारी, खा है आदमी और फरसा, गा है पुरुष और पैसा, घा है आदमी और कठोर। देखिए, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में, तो इसका अर्थ होगा आदमी और कठोर। पुरुष का मतलब आदमी, परुष का मतलब कठोर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सेकंड, जलद, जलज, जलद, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है बादल और कमल, खा है कमल और बादल, गा है कमल और तालाब, घा है तालाब और कमल। तो का वाला ऑप्शन सही होगा, बादल और कमल। जलज का मतलब होता है बादल और जलद का मतलब होता है कमल, तो का वाला ऑप्शन सही है। खा देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे। जैसे कनक, कर, कर को हम किन नामों से जानते हैं। 2 अर्थ लिखना है। कर को हम टैक्स लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए इसका अर्थ। टैक्स, किरण, कार्य, हाथ, ओला, ये सब लिख सकते हैं। कनक को सोना, धतूरा, गेहूं का आटा। ठीक है, अंबर को वस्त्र, आकाश, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, गा देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। फर्स्ट, जिसकी सीमा ना हो उसे हम असीम बोलते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो। दूसरा, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। बस ऐसे लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घा वाला। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो 2 नंबर। जैसे फर्स्ट, मेरे को विद्यालय जाना है, मेरे को नहीं रहेगा, मुझे विद्यालय जाना है, इस प्रकार से लिखो, सही हो जाएगा। दूसरा, उनके अनेकों नाम है, अनेकों नहीं अनेक लिखते हैं हम लोग, अनेक खुद में प्लूरल है। तीसरा, वह दंड देने योग्य है, नहीं वह दंड पाने योग्य है। ठीक है, ऐसे लिख देना। चौथा, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, नहीं यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। गाय का लिखकर तब शुद्ध लिखिएगा, क्योंकि दूध शुद्ध है तो दूध के साथ
शुद्ध रहेगा। ठीक है, अब 12 नंबर पे आते हैं। रस छंद अलंकार है, देखो का हास्य रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा और उदाहरण लिखे 2 नंबर। खा रूपक अलंकार अथवा संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण से लिखे 2 नंबर। गा चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखे 2 नंबर। ये आपका रस छंद अलंकार है, 6 नंबर का आता है तीनों, और तीनों को मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा। यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं। अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु, ये आपका पत्र है, अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखो। अथवा है अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने हेतु एक पत्र लिखो, 6 नंबर का रहेगा। पत्र कैसे लिखते हैं मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जाकर देख लेना। ठीक है, 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर। जैसे मेरे प्रिय कवि, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, और भारतीय समाज में नारी का स्थान। इन 4-5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है अपने भाषा में। ठीक है, ये दोनों मैंने भी बता रखे हैं, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरे हिंदी का पेपर आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराने का प्रयास किया। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करोगे, सबका मैंने सॉल्यूशन भी बताया है, और अगर आप लोग हिंदी की कॉपी कैसे लिखें ये सर्च करोगे तो वो भी मैंने पूरा बता रखा है। तो जाकर देखो क्या कर रहे हो। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।